हाय एवरीवन। हम लोग इस वीडियो को भी वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हम छोड़ दिए थे, जहां सो गए थे। तो मुझे जहाँ तक याद है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये कुछ कानूनों की सुरक्षा। तो अनुच्छेद 31A के तहत संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा, और 31B के तहत कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता, और 31C के तहत नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रभाव डालने वाले कानूनों की सुरक्षा, और 31D के तहत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित कानूनों की सुरक्षा, ये निरस्त कर दी गई है। अब जो है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने से संबंधित उपचार। 32(1) अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राज्य कानूनों की संवैधानिकता वैधता पर विचार नहीं, ये निरस्त कर दिया गया है। 33 इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति। 34 इस भाग द्वारा प्रदत्त पर उन स्थितियों में रोक जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो। आर्टिकल 35 इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधायन। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस जो भी लास्ट चैप्टर जो भी हमने पढ़ा है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है? ये मैग्ना कार्टा अधिकारों का प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। मूल अधिकार से संबंधित पहला लिखित पत्र था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। विधि के समक्ष समानता के संबंध में डायसी महसूस करते हैं कि कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति चाहे वह किसी श्रेणी या स्थिति का हो, उसे भी साधारण कानून के तहत उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कोई भी अधिकारी प्रधानमंत्री से लेकर कांस्टेबल तक या एक कर संग्राहक तक कानून की समझ सभी समान नागरिक हैं। एवी डायसी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैकमिलन प्रकाशन 1931, संस्करण पृष्ठ 183 to 191। दूसरी व्यवस्था को पहले संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के अंतर्गत इसमें अनुच्छेद 371 घ को सम्मिलित किया गया। 5A अनुच्छेद 371 D को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा तेलंगाना राज्य तक विस्तारित किया गया है। 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। 1963 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि एक ही वर्ष में सरकारी नौकरियों में 50% से ज़्यादा आरक्षण असंवैधानिक है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1922। तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं और पदों या नियुक्ति के लिए आरक्षण अधिनियम 1994। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। सहकारी समितियों का प्रावधान 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में किया गया। वही और जो 10B है उसमें वही लिखा हुआ है, यानी कि ये सहकारी समितियाँ। 11वां A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। 12वां मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978।
12A संविधान 88वां संशोधन अधिनियम 2022 तथा बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 दिनांक 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुए। पुनः 102वीं संशोधन अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और इसके प्रकारों का विस्तार किया। 12B 2019 में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था शैक्षिक संस्थानों EWS तथा भारत सरकार की असैन्य पदों एवं सेवाओं में की। इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कि उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पहले से जारी आरक्षण से अवतरित नहीं है। इस आरक्षण व्यवस्था को 103वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लागू किया गया। मूलतः इसे महिलाओं तथा लड़कियों के अनैतिक व्यापार दमन संशोधन अधिनियम 1956 के रूप में जाना जाता है। इस धारा में हिंदू का संदर्भ सिख, जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। अनुच्छेद 25 14 सचिव महल नकरात सीरियल कैथोलिक कॉलेज बनाम टी जोस 2004। 15वां दूसरी व्यवस्था को 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत जोड़ा गया। 16 पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया और चौथे 17वें और 44वें संशोधन के जरिए संशोधित किया गया। 17 शब्द संपदा का तात्पर्य जागीर, इनाम, मुआफी एवं अन्य समान अनुदान कोई जमाम एवं तमिलनाडु और केरल आदि में कृषि उद्देश्य के लिए निहित भूमि से है। 18 9वीं अनुसूची के साथ अनुच्छेद 31 ख को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 18A IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु 2007, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। यद्यपि अंतिम प्रविष्टि संख्या 284 थी, वास्तविक संख्या है 282। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 प्रविष्टियों 87, 92 और 130 को मिटाकर नई प्रविष्टि 257 क को शामिल किया गया। अनुच्छेद 39 ख में कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अनुच्छेद 39 ग कहता है राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन धनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। 23वां केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और 24वां मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। सर आइवर जीनिंग ने लिखा है कि इसके अंतर्गत 19वीं सदी का स्वतंत्रता आंदोलन चलता है। परिणाम स्वरूप इसमें ब्रिटेन में राजनीतिक समस्या पैदा हुई। ब्रिटिश शासन में विपक्ष के पास खराब अनुभव रहे और वहाँ सामाजिक संस्थाओं में सुधार की गवाह बनी। भारत की परिस्थितियाँ परिणाम स्वरूप 24 अनुच्छेदों में जटिलता दिखी। उनमें से कुछ लंबे, व्यापक एवं जटिल कानूनी मामलों के आधार बने। अब यहाँ से नए चैप्टर का उद्घाटन करेंगे हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रेगरी ऑस्टिन ने निर्देशक
तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व नामक इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। इसलिए यह केंद्र और राज्य सरकारों के विधायिका और कार्यपालिका अंगों, सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में निर्देशक तत्व अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे, जिसे निर्देशक तत्व कहा जाता है। वह इन अनुदेशों का ही दूसरा नाम है। इनमें केवल यह अंतर है कि निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, न कि पुलिस राज्य जो कि उपनिवेश काल में था। संक्षेप में, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो सरकार, केंद्र, राज्य एवं स्थानीय इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यद्यपि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, तथापि कानून की संवैधानिकता मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था दी है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि निर्देशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है, तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है। निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा एवं दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी में विभक्त किया गया है। समाजवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान कराना है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, मतलब कि आर्टिकल 38 सुरक्षित करना। क सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक साधनों का संवितरण। ग धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन। और कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बलात् श्रम से संरक्षण। बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, आर्टिकल 39। तीसरा, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, आर्टिकल 39 क।
काम पाने की, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निरुक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना। आर्टिकल 41। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। आर्टिकल 42। सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। आर्टिकल 43। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। आर्टिकल 43 क। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। आर्टिकल 47। वो हो गया समाजवादी विचार। अब आते हैं गांधीवादी सिद्धांत पे। ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ये राज्य से अपेक्षा करते हैं ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। आर्टिकल 40। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। आर्टिकल 43। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। आर्टिकल 43B। अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा। आर्टिकल 46। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध। आर्टिकल 47। गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उसकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन। आर्टिकल 48। उदार बौद्धिक सिद्धांत। इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित है। ये राज्य को निर्देश देते हैं। पहला, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मतलब कि आर्टिकल 44। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 45। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। आर्टिकल 48। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। आर्टिकल 48। राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना। आर्टिकल 49। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। आर्टिकल 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। आर्टिकल 51। नए निदेशक तत्व। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व और जोड़े गए। इनकी भी राज्य से अपेक्षा रहती है। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। आर्टिकल 39, मतलब इसमें जोड़ा गया। समाज न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। आर्टिकल 39A। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए। आर्टिकल 43A। रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए। आर्टिकल 48A। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 एक और निदेशक तत्वों को जोड़ता है जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे। आर्टिकल 38। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम
2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बनाया गया। संशोधित निर्देशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। सहकारी समितियों से संबंधित एक नया 97वां संशोधन नियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दें। आर्टिकल 43B। निर्देशक सिद्धांतों के पीछे संस्तुति। संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार शरबियन राव ने इस बात की संस्तुति की थी कि वैयक्तिक अधिकार को 2 श्रेणियों न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए, जिसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस तरह न्यायोचित प्रकृति वाले मूल अधिकारों को भाग 3 में उल्लिखित किया गया और गैर न्यायोचित निर्देशक तत्व को संविधान के भाग 4 में रखा गया। यद्यपि निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है, तथापि संविधान अनुच्छेद 37 में इस बात को स्पष्ट किया गया कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है। अतः यह राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्व का विधि बनाने में प्रयोग करें। अतः यह इनके अनुप्रयोग हेतु राज्य प्राधिकारियों पर नैतिक दायित्व अभ्यारोपित करता है। इसके पीछे वास्तविक शक्ति राजनीति है, अर्थात जनमत। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता। इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए भी नीति बनाते समय निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करती है तो निर्वाचन समय में उसे मतदाताओं के समक्ष इसका उत्तर अवश्य देना होगा। संविधान निर्माताओं ने निर्देशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित एवं विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया, क्योंकि देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा। स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भारों से मुक्त रखना होगा, ताकि उसे इस बात के लिए स्वतंत्र रखा जाए कि उनके क्रम, समय, स्थान एवं पूर्ति का निर्णय लिया जा सके। इसलिए संविधान निर्माताओं ने तत्व को प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया और इन तत्वों में शक्ति निहित नहीं की। उन्होंने न्यायालयी प्रक्रिया से ज़्यादा जागरूक जनता के मतों में विश्वास प्रकट किया। काफ़ी कफ हो गया है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। आवाज़ नहीं निकल पा रही है, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। निर्देशक तत्वों की आलोचना। संविधान सभा के कुछ सदस्यों एवं अन्य संवैधानिक एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की है। कोई कानूनी शक्ति नहीं। मुख्यतः इनकी गैर न्यायोचित चरित्र के कारण इनकी आलोचना की गई, जबकि केटी शाह ने इसे अतिरेक कर्मकांडी बताया और इसकी तुलना एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव से की। नसीरुद्दीन ने इनके लिए कहा, ये सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी को टूट जाते हैं। यहाँ तक कि टीटी कृष्णमाचारी ने इनके लिए कहा, भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर। केसी वेयर ने इन्हें
लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया तथा सर आइवर जेनिंग्स इन्हें कर्मकांडी आकांक्षा कहते हैं। नीति निषेधक तत्वों की बात हो रही है कि कौन क्या क्या बोलता है इसको। तर्कहीन व्यवस्था। आलोचकों ने मत दिया कि नीति इन निर्देशकों को तार्किक रूप में निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है। एन श्रीनिवासन के अनुसार इन्हें न तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और न ही तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। इनकी घोषणा कम महत्व के मुद्दों को अत्यावश्यक आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों से मिलाती है। यह एक ही तरीके से आधुनिक एवं पुरातन को जोड़ती है। इस व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक आधार सुझाया जाता है, जबकि ये भावनाओं एवं बिना पर्याप्त जानकारी के आधार पर आधारित है। सर आइवर जेनिंग्स ने इस ओर संकेत दिए कि इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है। रूढ़िवादी। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार ये निर्देशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब के भूत इस पार के पृष्ठों में प्रवेश कर गए हैं। संविधान के भाग 4 में व्याख्यायित किया गया है कि समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद। उन्होंने मत दिया कि ये तत्व भारत में 20वीं सदी के मध्य में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। इस प्रश्न का कि क्या वे 21वीं सदी में उपयोगी नहीं होंगे का जवाब नहीं दिया गया, लेकिन यह तय है कि वे अप्रचलित होंगे। संवैधानिक टकराव। के संथानम का मत है कि इन तत्वों से केंद्र एवं राज्यों के बीच, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होगा। उनके अनुसार केंद्र इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है और इनके लागू न होने पर वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। इसी प्रकार जब प्रधानमंत्री को संसद द्वारा यथापारित विधेयक जो निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता हो प्राप्त हो, तो राष्ट्रपति विधेयक को इस आधार पर अस्वीकृत कर सकता है कि ये तत्व राष्ट्र के शासन के लिए मूलभूत है और इसलिए मंत्रालय को इन्हें नकारने का कोई अधिकार नहीं। इसी तरह का संवैधानिक टकराव राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी उत्पन्न हो सकता है। निर्देशक तत्वों की उपयोगिता। उपरोक्त कमियों और आलोचनाओं के बावजूद संविधान से जुड़ाव के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्व आवश्यक है। संविधान में स्वयं भी उल्लिखित है कि ये राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत है। जाने माने निर्णायक एवं कूटनीतिज्ञ एल.एम. सिंघवी के अनुसार निर्देशक तत्व संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इसका दर्शन दिया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश M.C. छागला के मतानुसार यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। भारत राजनीतिक मामले में तब न केवल लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के कल्याण के हिसाब से कल्याणकारी राज्य भी होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस ओर संकेत किया कि निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है। ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना है कि निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उनको ग्रहण करने के समान है। संविधान सभा के सलाहकार सर B.N. राव के निर्देशक तत्वों को राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य वाला बताया है। भारत के पूर्व महान्यायवादी M.C. सीतलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व हालांकि कोई विधिक अधिकार एवं कोई कानूनी उपचार नहीं बताते,
फिर भी वे निम्नलिखित मामलों में उल्लेखनीय एवं लाभदायक हैं। ये अनुदेशों की तरह है, या ये भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित सामान्य संस्तुतियाँ हैं। ये उन्हें उन सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हैं। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के रूप में सहायता करते हैं, जो कि संवैधानिक वैधता के निर्धारण वाली शक्ति होती है। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और न्यायालयों को कुछ मामलों में दिशा निर्देशित भी करते हैं। ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं, जिनसे भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। ये निम्नलिखित भूमिकाएं भी अदा करते हैं। ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेश नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं, भले ही सत्ता में परिवर्तन हो जाए। ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। ये भाग 3 में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं। मूल अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों द्वारा इनका क्रियान्वयन पूर्ण एवं उचित लाभ के पक्ष में माहौल उत्पन्न करता है। राजनीतिक लोकतंत्र बिना आर्थिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं होता है। ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर निदेशक तत्वों का विरोध एवं इसके कार्यकलापों के आधार पर आरोप लगा सकता है। ये सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं। लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का परीक्षण इन संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में कर सकते हैं। ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होती हैं। एक सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद विधायिका एवं कार्यपालिका कृत्यों में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ये तत्व इसके प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र हैं। मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव। एक और मूल अधिकारों की न्यायोचितता और निदेशक तत्वों की गैर न्यायोचितता तथा दूसरी ओर निदेशक तत्वों आर्टिकल 37 को लागू करने के लिए राज्य की नैतिक बाध्यता ने दोनों के मध्य टकराव को जन्म दिया है। यह स्थिति संविधान लागू होने के समय से ही है। चंपका दोराई राजन मामले 1951 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। इसमें घोषणा की गई है कि निदेशक सिद्धांत मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे, लेकिन यह भी तय हुआ कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। इसी के फलस्वरूप संसद ने प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, चौथा संशोधन अधिनियम 1955 एवं 17वां संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा कुछ निर्देशों में लागू किया। उपरोक्त परिस्थिति में 1967 में उच्चतम न्यायालय के फैसले में गोलकनाथ मामले से एक व्यापक परिवर्तन हुआ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद किसी मूल अधिकार जो अपनी प्रकृति में उल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में, निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। संसद ने गोलकनाथ मामले 1967 पर अचानक उच्चतम न्यायालय के फैसले पर 24वें संशोधन अधिनियम 1971 एवं 25वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की। 24वें संशोधन अधिनियम में घोषणा की गई है कि संसद को यह अधिकार है कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त करे या कम कर दे। 25वें संशोधन अधिनियम के तहत एक नया अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया है,
जिसमें निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित समाजवादी निदेशक तत्वों को लागू कराने वाली किसी विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 यानी कि विधि के समय समता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्र सम्मेलन संचरण के संबंध में 6 अधिकारों का संरक्षण, या आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसी नीति को प्रभावी बनाने की घोषणा करने वाले किसी भी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता। केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31 ग के उपरोक्त दूसरे प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और इसलिए इसे नहीं छीना जा सकता। हालांकि अनुच्छेद 31 ग के उपरोक्त प्रथम प्रावधान को संवैधानिक एवं वैध माना गया है। 42वें संविधान अधिनियम 1976 में उपरोक्त अनुच्छेद 31 ग को की पहली व्यवस्था के प्रावधानों को विस्तारित किया गया। इसमें न बाकी उधर है उसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको पढ़ते हैं। निदेशक तत्व और मूल अधिकार, इधर मूल अधिकार दिया है, इधर निदेशक तत्व दिया है। तो मूल अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। ये नकारात्मक है, जैसा कि ये राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं, और निदेशक तत्व ये सकारात्मक है, राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। ये न्यायोचित होते हैं, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। ये गैर न्यायोचित होते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इनके उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। क्या उद्देश्य? देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये कानूनी रूप से मान्य है, ये नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार ये वैयक्तिक हैं। ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, ये समाजवादी हैं। इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः लागू होते हैं जो मूल अधिकार हैं, और इन्हें लागू रखने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार को हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे। निदेशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। केवल अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित को किसी निदेशक तत्व को लागू करने वाली विधि को अपने संरक्षण में सम्मिलित किया गया। दूसरे शब्दों में 42वें संशोधन अधिनियम में निदेशक तत्व की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। उन अधिकारों पर जिनका उल्लेख अनुच्छेद 14, 19 एवं 31 में है। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित किया गया। इसका तात्पर्य है कि निदेशक तत्व को एक बार फिर मूल अधिकारों के अधीनस्थ बताया गया, लेकिन अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को अनुच्छेद 39 ख और ग में बताए गए निदेशक तत्व के अधीनस्थ माना गया। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। मिनर्वा मिल्स 1980 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। ये एक रथ के दो पहियों के समान है तथा
एक दूसरे से कम नहीं है। इन्हें एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना बाधित होती है। मूल भावना और संतुलन संविधान की बुनियादी ढांचे की आवश्यक विशेषता है। निदेशक तत्वों के तय लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तरह वर्तमान स्थिति में मूल अधिकार निदेशक तत्व पर उच्चतर है। फिर भी इसका अभिप्राय यह नहीं है कि निदेशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता। संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन 1950 से केंद्र में अनुवर्ती सरकारों एवं राज्य ने निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं विधियों को बनाया गया। इनका उल्लेख निम्नलिखित है। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई ताकि देश का विकास नियोजित तरीके से हो सके। अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य समाजार्थिक न्याय प्राप्ति तथा आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानताओं को कम करना है। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक निकाय नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई। लगभग सभी राज्यों में भू सुधार कानून पारित किए गए हैं ताकि ग्रामीण स्तर पर कृषि समुदाय स्थिति में सुधार हो सके। इन उपायों में शामिल है बिचौलियों जैसे जमींदार, जागीरदार, ईमानदार और इनामदार आदि को समाप्त किया गया। किराएदारी सुधार जैसे किराएदार की सुरक्षा, उचित किराया आदि, भूमि सीमांकन व्यवस्था, अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में वितरण, सहकारी कृषि, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, बोनस संदाय अधिनियम 1965, ठेका श्रम विनियमन और उत्सादन अधिनियम 1970, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986, बंधुआ श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम 1976, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 आदि को श्रमिक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है। वर्ष के हितों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है। वर्ष 2006 में सरकार ने बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया। 2016 में बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं अविनियमन अधिनियम 1980 कर दिया गया। प्रसुविधा अधिनियम 1961 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया। सामान्य वस्तुओं की प्रोत्साहन हेतु वित्तीय संसाधनों के प्रयोग के लिए कुछ पैमाने तय किए गए। इनमें शामिल है जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण 1971, शाही खर्च की समाप्ति 1971 आदि। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया ताकि गरीबों को निःशुल्क एवं उचित कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। इसके अलावा समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए लोक अदालतों का गठन किया गया। लोक अदालत संवैधानिक फोरम है जो कानूनी विवाद का निपटारा करते हैं। इन्हें जन अधिकार अदालतों के समान स्तर दिया गया है। इनके निर्णय मानने की बाध्यता होती है और इनके फैसले के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं है। खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, लघु उद्योग बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, हैंडलूम बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, कायर बोर्ड, सिल्क बोर्ड आदि की ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग विकास के
लिए स्थापना की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1960, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1973, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना 1978, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 आदि को मानक जीवन जीने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 को वन्य जीवों एवं वनों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रभावी बनाया गया। जल एवं वायु अधिनियमों ने केंद्र एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए, जो पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास करना है। कृषि को आधुनिक बनाया गया। इसमें कृषि उपायों में सुधार के अलावा बीज, खाद एवं सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। पशु चिकित्सा की आधुनिकता के लिए कई कदम उठाए गए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम, तालुक एवं जिला स्तर को चालू किया गया, ताकि गांधी जी का सपना कि हर गांव गणतंत्र हो साकार हो। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 को इन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रभावी बनाया गया। शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों एवं प्रतिनिधि निकायों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्गों के लिए सीटों को सुरक्षित किया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 नया नाम दिया गया। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सुरक्षा में प्रभावी बनाया गया, ताकि उन्हें शोषण और मुक्ति और सामाजिक न्याय मिले। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। बाद में 89वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 2003 ने इस संयुक्त आयोग को दो पृथक निकायों अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में बांट दिया। अनेक राष्ट्रीय स्तर के आयोगों का गठन समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए किया गया है। इनके अंतर्गत शामिल है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1993, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। पुनः 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और इसकी प्रक्रियाओं का विस्तार किया। 12B 2019 में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था शैक्षिक संस्थानों EWS असैन्य पदों एवं सेवाओं में की। इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्गों के लिए पहले से ही आरक्षण से अवतरित नहीं है। इस आरक्षण व्यवस्था को 103वें संशोधन एवं 2019 द्वारा लागू किया गया। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 राज्य की लोक सेवा में कार्यकारिणी को विधिक सेवा में विभक्त करती है। इस विभाजन से पूर्व जिला प्राधिकारी जैसे कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार आदि विधिक शक्तियों का इस्तेमाल परंपरागत कार्यकारी शक्तियों के साथ करते थे। विभाजन के बाद विधिक शक्तियों को इस कार्यों से अलग किया गया, जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के हाथों में सौंप दिया गया है, जो राज्य उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं।
प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1951 को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के स्मारकों के स्थान के संरक्षण हेतु प्रभावी बनाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पतालों को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए देश भर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा खतरनाक बीमारियों मलेरिया, टीबी, एड्स, टाइफाइड, कैंसर, फाइलेरिया, कालाजार, गलघोटू आदि। कुछ राज्यों में गायों, बछड़ों और बैलों को काटने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कुछ राज्यों में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए तत्कालीन वृद्धावस्था पेंशन शुरू की गई। भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति एवं पंचशील की नीति को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनाया। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्त कदम उठाए जाने के बावजूद निर्देशक तत्व को पूर्ण एवं प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका। इसके कारण है अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, जनसंख्या विस्फोट, केंद्र राज्य तनावपूर्ण संबंध आदि। भाग 4 से बाहर के निर्देश। भाग 4 में उल्लिखित निर्देशों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में भी कई निर्देश दिए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों को प्रशासन की दक्षता रखने की संगत के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। भाग 16 अनुच्छेद 325 मातृभाषा में शिक्षा। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। भाग 17 में न्यूजीलैंड कह रहा हूँ 17 में अनुच्छेद 350 क में हिंदी भाषा का विकास। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, क्योंकि उसका विकास करे, जिससे भारत की सामाजिक संस्कृति का अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। भाग 17 में अनुच्छेद 351 उक्त निर्देश भी प्रकृति में न्याय योग्य नहीं है। हालांकि न्यायालय द्वारा इन्हें भी अन्य निर्देशों के समान उतना ही महत्व दिया गया है तथा उन्हें भी संविधान का भाग माना गया है। कुछ राज्यों में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए तात्कालिक वृद्धावस्था पेंशन शुरू की गई। भारत ने गुट निरपेक्ष नीति एवं पंचशील की नीति को अंतर्राष्ट्रीय एवं शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनाया। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्त कदम उठाए जाने के बावजूद निर्देशक तत्व को पूर्ण एवं प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका। इसके कारण अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, जनसंख्या विस्फोट, केंद्र राज्य तनावपूर्ण संबंध आदि। भाग 4 से बाहर के निर्देश।
भाग 4 उल्लिखित निर्देशों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भाग में कई निर्देश दिए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संहिता के अनुसार ध्यान रखा जाए। भाग 16 में अनुच्छेद 325 मातृभाषा में शिक्षा। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय सरकारी प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। भाग 17 में अनुच्छेद 350 क में तीसरा, हिंदी भाषा का विकास। संघ का यह कार्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। भाग 17 में अनुच्छेद 351 उक्त निर्देश भी प्रकृति में न्याय योग्य नहीं है, हालांकि न्यायालय द्वारा इन्हें भी अन्य निर्देशों के समान उतना ही महत्व दिया जाता है तथा उन्हें भी संविधान का भाग माना जाता है। नीति निषेध सिद्धांतों से संबंधित अनुदेश छेद एक नज़र में। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना। आर्टिकल 38 राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। आर्टिकल 42 न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। आर्टिकल 43 कर्मचारियों को निर्वाह वेतन। आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। 46 अनुच्छेद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों की शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आर्टिकल 47 पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य। 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा। आर्टिकल 49 स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। टिप्पणी। वास्तव में निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 38 से 51 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा को बताता है तो अनुच्छेद 37 निर्देशक तत्व के महत्व व प्रकृति को। ग्रेनविल ऑस्टिन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन ऑक्सफोर्ड 1966। एक पुलिस राज्य मुख्य बाहरी आक्रमण से देश के बचाव एवं कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से मुख्यतः संबंधित है। राज्य के इस तरह के प्रतिबंधित स्वरूप
19वीं सदी के व्यक्तिवाद या सरकार के वाणिज्य में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर आधारित थे। या दूसरी व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ी गई। अंतिम बिंदु च को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा परिवर्तित किया गया। इस सिद्धांत को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। जीविका मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से भिन्न है। इसमें शामिल है जीवन यापन के लिए आवश्यक चीजें जैसे भोजन, घर एवं कपड़ा। इसके अतिरिक्त जीविका मजदूरी में शामिल है शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा आदि। एक उचित मजदूरी उक्त दो का औसत है। यह सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। यह निर्देशिका 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया था। इस सिद्धांत को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बदला गया। मूलतः इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इस मार्गदर्शक को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स खंड 7 पृष्ठ 476। MP जैन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बाधवा तृतीय संस्करण 1978 595 पृष्ठ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट खंड 7 पृष्ठ संख्या 470। श्री निवासन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पृष्ठ 182। सर आइवर जेनिंग्स सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1953। जर्नल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज जून 1975। MC चांगला एंड एम्बेसडर स्पीक्स पृष्ठ 351। ग्रेनविल ऑस्टिन द इंडियन इंस्टीट्यूट कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन ऑक्सफोर्ड 1967। PV राजेंद्र गडकर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट्स फिलॉसफी एंड पोस्टुलेट्स। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन 1951। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। अनुच्छेद 39 ख अनुसार राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो, इससे सामूहिक दबाव हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अनुच्छेद 39 ग अनुसार राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। आर्टिकल 24 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और 25 मिनर्वा मिल्स बनाम संघ 1980। चलिए अब नए चैप्टर का उद्घाटन करते हैं। नया है मूल कर्तव्य। यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया है, न कि मूल कर्तव्यों को। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माताओं ने आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। हालांकि उन्होंने राज्यों के कर्तव्यों को राज्य के निदेशक तत्वों के रूप में शामिल किया। बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी
ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है। रूस के संविधान में घोषणा की गई है कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के निष्पादन में अविभाज्य है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के 1975 से 77 दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51 को था, जिसमें पहली बार नागरिकों की 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाया उसे अब किया गया है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने के सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। समिति द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। इनमें शामिल है, संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार करते, मूल अधिकारों के लागू करने के आधार या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। कर अदायगी के नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। मूल कर्तव्यों की सूची। अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भ्रातृत्व को भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र खतरे बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र में अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों की विशेषताएं। निम्नलिखित बिंदुओं को मूल कर्तव्यों की विशेषताओं के संदर्भ में उल्लिखित किया जा सकता है। उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जो कुछ नागरिक, उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक कर्तव्य। ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए है, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशों के लिए। निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य और गैर न्यायोचित है। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन को व्यवस्था नहीं है, यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानून संस्तुति नहीं है। यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा उनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। मूल कर्तव्यों की आलोचना। संविधान के भाग 4 में क में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की जाती है। कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि उनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं है। असल में कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति नहीं मिली थी। कुछ कर्तव्य अस्पष्ट, बहुअर्थित एवं आम व्यक्ति के कारण लिए समझने में कठिन है। उदाहरण के लिए विभिन्न शब्दों की भिन्न व्याख्या हो सकती है। उच्च आदर्श, समग्र संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि। अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते इन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया है। प्रसंगवश स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को न निभाने पर दंड, अर्थदंड व सजा की सिफारिश की थी। संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को सभी को मानना है जो संविधान के संबंध में न भी हो। आलोचकों ने कहा है कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल व महत्व को कम करती है। इन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाएगा। मूल कर्तव्यों का महत्व। आलोचनाओं एवं विरोध के बावजूद मूल कर्तव्यों की विशेषताओं को निम्नलिखित दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। अपने अधिकारों का प्रयोग करते वक्त वह नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। नागरिकों को अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियां जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में करते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उसमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मुख्य दर्शक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार है। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिकता, वैधता,
और उनकी परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्यों के संबंध में विधि में प्रश्न उठाते हैं तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19(6) स्वतंत्रताओं के संदर्भ में इन्हें तर्क संगत माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। तत्कालीन विधि मंत्री HR गोखले ने संविधान लागू होने के 26 वर्षों बाद मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित कारण बताए। स्वतंत्र भारत के बाद विशेषतः जून 1975 को आपातकाल की पूर्व संध्या पर लोगों के एक वर्ग ने स्थापित विधिक व्यवस्था का सम्मान करने की अपनी मूल प्रतिबद्धता के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। मूल कर्तव्यों संबंधी पीठ के प्रावधानों का आंदोलनकारी लोग, जिन्होंने विगत में राष्ट्र विरोधी आंदोलन और असंवैधानिक विद्रोह किए हों, पर संयमी प्रभाव होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने को उचित ठहराते हुए यह तर्क दिया कि इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कम करना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। संसद में विपक्ष ने संविधान में कांग्रेस सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने को कड़ा विरोध किया। यद्यपि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई जनता सरकार ने आपातकाल के बाद मूल कर्तव्यों को समाप्त नहीं किया। उल्लेखनीय है कि नई सरकार 43वें संशोधन 1997 एवं 44वें संविधान संशोधन 78 के द्वारा 42 संविधान संशोधन अधिनियम 76 में अनेक परिवर्तन करना चाहती थी। यह परिलक्षित करता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना आवश्यक था। यह ज़्यादा स्पष्ट हो गया है जब वर्ष 2024 में 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा एक मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्मा समिति की टिप्पणियाँ। नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधित वर्मा समिति 1999 ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान और उनकी क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की। वे निम्नलिखित हैं: राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अंतर का निवारण करती है। बहुत से आपराधिक बीच में आंख लग जा रही है तो इसके लिए सॉरी। बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल वंश, जन्मस्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वाले को दंड देने की व्यवस्था करते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करते हैं। भारतीय दंड संहिता IPC घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अभिकथक दंडात्मक प्रभाव होगा। 5वां विधि विप्त क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भ्रष्टाचार में संलिप्त धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विरोध करने वाले संसद सदस्यों एवं राज्यों को
विधानमंडल के अयोग्य सदस्यों को करने की व्यवस्था करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों की अनियंत्रित कटाई एक वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाता है। टिप्पणी मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 20, 21 को 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 द्वारा प्रत्याभूत है, जो सभी लोगों को चाहे वह नागरिक हो या विदेशी के लिए उपलब्ध है। नेशनल फोरम ऑफ लाभार्थी एंड लीगल एड दिल्ली के तत्कालीन अध्यक्ष डी चावला ने पाया, कर्तव्यों को ज़्यादा स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी इन आदर्श विचारों को समझ नहीं पाता है। कुछ के लिए भगत सिंह पंथ की विचारधारा भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणादायी हो सकती है। इसके अतिरिक्त हमारी समग्र संस्कृति को गौरवशाली परंपरा क्या है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना क्या है। यह मूल्य लोगों की सामान्य समझ से परे है और इनका उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। कर्तव्य ऐसे और उन शब्दों में लिखे जाने चाहिए जो आम आदमी की समझ में आ जाए। डी चावला द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज सोशलिस्ट इंडिया दिल्ली 23 अक्टूबर 1976 पृष्ठ 40-45। सी के दफ्तरी भारत के पूर्व महान्यायाधीश संविधान में मूल कर्तव्यों का विरोध करते हुए कि 99.9% से ज़्यादा नागरिक कानूनों का पालन करने वाले, इसलिए उन्हें उनके कर्तव्यों को बताने की सलाह दे नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि जब लोग अपने कार्य के प्रति संतुष्ट होते हैं तो वे कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करते हैं। उन्होंने कहा, लोगों को यह बताना कि उनके कर्तव्य क्या हैं यह दर्शाता है कि वे संतुष्ट नहीं हैं। एस.के. सेन ने भी मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का विशेष विरोध किया और कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वैच्छिक सहयोग और लोगों के विश्वास के लिए प्रयासरत होने के बजाय घटकर एक कड़क अध्यापक की भूमिका में पहुंच गई, जो गृह कार्य न करने के लिए विद्यार्थी को बेंच पर खड़ा होने के लिए कहता। ऐसा करने वाले पहले वे थे जिन्होंने 1950 में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य भारत का निर्माण किया, परंतु गणराज्य अब नागरिकों का मास्टर बन गया है, जो नागरिकों को उनके कर्तव्यों के लिए अपने विदेश के बदले में आज्ञाकारिता का अभ्यास हो गया है। इस अधिनियम को 1976 तक अस्पृश्यता अधिनियम के रूप में जाना गया। नेक्स्ट चैप्टर है संविधान संशोधन। किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान न तो लचीला है न कठोर, यद्यपि यह दोनों का सम्मिश्रण है। भारत के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यह प्रावधान करता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान की किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। हालांकि संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल
सुदृढ़ नहीं कर सकती है। हालांकि संसद उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले 1973 में दी गई थी। संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है। संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा, राज्य विधानमंडल में नहीं। विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति को पूर्ण स्वीकृति आवश्यक नहीं है। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। यदि विधेयक संविधान को संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो उसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। संसद के दोनों सदनों में से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पास रख सकते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा। संशोधनों के प्रकार। अनुच्छेद 368 2 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। यह है संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद की साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित कर सकते हैं। यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान द्वारा होती है। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते। इस तरह संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है: संसद की साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद की विशेष बहुमत एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। संसद की साधारण बहुमत द्वारा संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। इन व्यवस्थाओं में शामिल है नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसकी क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि। संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद, इसके सदस्यों और उसकी समितियों का विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, 6ठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संविधान के ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का
बहुमत। कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे इसमें रिक्तियां या अनुपस्थिति हो। स्पष्ट शब्दों में विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी व्यवस्थाओं के संबंध में सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। इस तरह की संशोधन व्यवस्था में शामिल है मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व और वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो। यदि कुछ या बचे राज्य विधेयकों पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे राज्य उन्हें अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की शक्ति की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 स्वयं। संशोधन प्रस्ताव की आलोचना। आलोचकों ने संविधान संशोधन प्रक्रिया की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की है। संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सभा अमेरिका या संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है। संसद को संविधायी शक्ति प्रदान व्यापक रूप से प्राप्त है। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों को दूसरा, संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल द्वारा विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। यहाँ भी संसद इसे या तो पारित कर सकती है या नहीं, या इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति भी आवश्यक होती है, वह भी उनमें से आधे की, जबकि अमेरिका में यह 3/4 राज्यों के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। संविधान ने राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है। वह इस मुद्दे पर मौन है कि अपनी संस्तुति के बाद क्या राज्य इसे वापस कर ले सकता है। किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ एक साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है, केवल विशेष बहुमत वाले मामले के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद से उसी तरह पारित कराया जा सकता है जैसे साधारण विधेयक। संशोधन प्रक्रिया से संबद्ध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है, अतः इन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने के व्यापक अवसर होते हैं। इन कमियों के बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता कि प्रक्रिया साधारण व सरल है और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि उसे सत्तारूढ़ पार्टी अपने हिसाब से परिवर्तित करा ले, न ही इसे इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यक परिवर्तनों को भी स्वीकार न कर पाए। केसी वेयर ने ठीक ही कहा है, लचीलेपन और जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा कि हम इस संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना स्थायी हम इसे बना सकते हैं।
संविधान में कुछ अस्थायी नहीं है, इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। यदि आप संविधान को कठोर अस्थायी बनाते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोकते हैं। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में महसूस किया कि सभा ने इस संविधान पर किसी अंतिम और भ्रमित मोहर लगाने से स्वयं को दूर रखा है। ऐसा उसने कनाडा की तरह लोगों को संविधान संशोधन का अधिकार न देने अथवा अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण नियमों और शर्तों को पूरा करने के बाद संशोधन प्रक्रिया से स्वयं को दूर रखकर किया है, बल्कि संविधान संशोधन हेतु सरल प्रक्रिया बनाई है। केसी वेयर भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार की संशोधन प्रक्रिया के प्रशंसक हैं। वे कहते हैं संशोधन व्यवस्था में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली है। ग्रीनविल ऑस्टिन के अनुसार संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग्य है। यद्यपि यह बहुत जटिल है, यह काफ़ी विविध गुण वाला है। टिप्पणी एवं संदर्भ। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाया। सुभाषी कश्यप आवर पार्लियामेंट नेशनल बुक ट्रस्ट 1999। इस प्रावधान को 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 379A से संबंधित है। अमेरिका में भी कांग्रेस अमेरिकी विधायिका द्वारा 2/3 राज्य विधानमंडलों की याचिका पर संवैधानिक सभा द्वारा संशोधन किया जा सकता है। केसी वेयर मॉडर्न कम्युनिकेशंस 1966 पेज 431 पेज 43 से लग रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स खंड 7 पृष्ठ 322 से 23। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स खंड 9 पृष्ठ 976। ग्रीनविल ऑस्टिन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन ऑक्सफोर्ड 1966 पृष्ठ 25। नया चैप्टर शुरू करते हैं। थोड़ा सा इस बीच टाइम। संविधान की मूल संरचना। मूल संरचना का प्रादुर्भाव। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, यह विषय संविधान लागू होने के 1 वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। शंकरी प्रसाद मामले 1951 में पहले संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां ही आती हैं। संवैधानिक संशोधन अधिनियम संवैधानिक नियम नहीं, इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है, तो किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। लेकिन गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहले वाली स्थिति बदल ली। इस मामले में 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिकता वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें 9वें अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकती है, न किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम 1971 अधिनियमित किया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 तथा 368 में संशोधन कर दिया और घोषित किया कि आर्टिकल
368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों का सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। हालांकि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रत्यादिष्ट कर दिया। इसने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 को वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया है, संविधान की मूल संरचना का। इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं। संविधान के मूलभूत ढांचे की सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी मामले में 1975 में पुनः पुष्टि की गई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है, क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट करता है। पुनः न्यायपालिका द्वारा आविष्कृत इस मूल ढांचा के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में संसद की 42वें संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर दिया, घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी भी आधार पर, चाहे वो मौलिक अधिकार के उल्लंघन का ही हो न हो। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में इस प्रावधान को अमान्य कर दिया, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो कि संविधान की मूल विशेषता है। अनुच्छेद 368 से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी, चूँकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती। वास्तव में सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, अतः इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती है अथवा संविधान को रद्द अथवा इसकी मूल विशेषताओं को स्पष्ट नहीं कर सकती है। सीमित शक्ति का आदाता उपभोगकर्ता उस शक्ति का उपयोग करते हुए सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता है। पुनः वामन राव मामले 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 के केशवानंद भारती मामले में फैसले के दिन के बाद अधिनियमित संविधान संशोधनों पर लागू होगा। मूल संरचना के तत्व। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित न हो। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना हो कि मूल संरचना के घटक कौन से हैं। विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित मूल संरचना अथवा इसके तत्वों के रूप में पहचान की जा सकती है। संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र।
विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन। संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन, समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, न्याय तथा प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या सार तत्व। अनुच्छेद 32, 136, 141 तथा 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ। अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति। संविधान के मूलभूत ढांचे का विकास। देखिए, केशवानंद भारती मामला 1973 मौलिक अधिकार मामला के नाम से विख्यात है। मूलभूत ढांचे के तत्व। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, भारत की संप्रभुता एवं एकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना या जनादेश का संसदीय प्रणाली। इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 चुनावी मामला के नाम से विख्यात। मूलभूत ढांचे के तत्व। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित भारत एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य, व्यक्ति की परिस्थिति एवं अवसर की समानता, धर्मनिरपेक्षता तथा आस्था एवं धर्म की स्वतंत्रता, कानून की सरकार, लोगों की सरकार नहीं, अर्थात कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में अंतर्निहित है। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला 1980 न्याय तक प्रभावी पहुंच। भीम सिंह जी मामला 1981 कल्याण राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय। एसपी संपत कुमार मामला 1987 कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा। पी संबामूर्ति मामला 1987 कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन मामला 1991 अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। इंदिरा साहनी मामला 1992 मंडल मामले के रूप में चर्चित, कानून का शासन। कुमार पद्म प्रसाद मामला 1992 न्यायपालिका की स्वतंत्रता। किहोतो होलोहोन मामलों